अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के कर्मनिष्ठ कार्यकर्तागण, उसके संयोजक संगठन मंत्रीगण, मैं जो आज मुझे विषय दिया गया है वह है शिक्षा का भारतीयकरण। इस विषय पर मैं आप लोगों से आज कुछ संवाद करूंगी, बातचीत करूंगी। जब शिक्षा की बात आती है तो पहले मैं इसको इस तरह से बांटूंगी कि शिक्षा किसे कहते हैं, भारतीयता क्या है, भारतीयकरण क्या है, इस समय की स्थिति, पूर्व में स्थिति क्या थी देश में और अब क्या स्थिति है और उसको कैसे भारतीयकरण किया जा सकता है शिक्षा का। इस तरह से मैंने अपने इस पूरे संवाद को बांटा है। शिक्षा जो है हम सब जानते हैं शक धातु से युक्त है, अर्थात सकना, सीखना, समर्थ होना, कुछ नया जानना। और जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, ये जो सकना है, ये सामर्थ्यवान होना, ये हमेशा हमारे जीवन में लगा रहता है। शिक्षा क्या करती है, अर्थात हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। शिक्षेर जाग्य जिज्ञासायाम वार्तिक के अनुसार शिक्षा का मूल जिज्ञासा है। चाणक्य ने शिक्षा विनय और ज्ञान को, इंद्रियों को जीतने का आधार मानते हुए अहिंसा, सत्य, काय मन वचन की शुद्धि, परदोष दर्शन भाव, दयालुता, क्षमा आदि गुणों के शिक्षार्थी में पल्लवन को अनिवार्य बताया है। इनका मत है कि धर्म अविरुद्ध जीवन की स्थापना ही शिक्षा का सहज उद्देश्य है। सार रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा का कार्य व्यक्ति को धर्मानुरूप आचरण करने की ओर प्रवृत्त करना है। यह ग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित करती है, जिज्ञासु बनाती है तथा इंद्रिय निग्रह, विनय, अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि, दयालुता, क्षमा, एकात्मता आदि सद्गुणों को विकसित करने का सशक्त माध्यम है। भारतीयकरण को जानने से पूर्व भारत, भारतीय आदि शब्दों को जानना अत्यंत आवश्यक है। भारत जो अर्थ है, भारत शब्द का अर्थ है भा अर्थात प्रकाश और रत का अर्थ है उसकी ओर प्रवृत्त होना, अर्थात प्रकाश की ओर जो प्रवृत्त है वह भारत है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणे वर्ष तद भारतम नाम भारती यस्य संतति। आशय है कि पुराणकारों ने जब भारत की व्याख्या की तो यह केवल भूमि परक ही नहीं अपितु जन परक एवं सांस्कृतिक परक भी थी। इस प्रकार हमने भूमि, जन और संस्कृति को एक दूसरे से भिन्न नहीं किया, अपितु उनकी एकात्मा की अनुभूति के द्वारा राष्ट्र का साक्षात्कार किया। जहाँ तक एक राष्ट्र के रूप में भारत की चिति का प्रश्न है तो उसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। चिति का अर्थ है राष्ट्र की मूल प्रकृति, जिसे हम राष्ट्र का विवेक भी कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा कहते हैं, उचित और अनुचित का निर्णय करने का निश्चय कहते हैं, वह चिति है। जब ईश्वर ने भारत को रचा तो कुछ विशिष्टताओं के साथ रचा। मनुष्य ने नहीं रचा है इसे भगवान ने रचा है, ईश्वर ने रचा है। अतः राष्ट्र की चिति ईश्वर प्रदत्त है। विभिन्न समाजों एवं राष्ट्रों को अपने अपने सृजन के समय ईश्वर के द्वारा जो विभिन्न विशेषताएं प्राप्त हुई हैं वही राष्ट्र की चिति है। अतः प्रत्येक राष्ट्र का यह दायित्व बन जाता है कि वह अपने स्व को पहचाने, उसे संरक्षित एवं संवर्धित करे, तभी वह वास्तविक रूप में स्वतंत्र रह सकता है और स्वतंत्रता वास्तविक रूप में तभी उसे प्राप्त हो सकती है। इसके विपरीत जो राष्ट्र अपनी पहचान, अपनी विशिष्टताओं को विस्मृत कर देते हैं या हो जाने देते हैं, वह पहचान राष्ट्र के रूप में क्षरित होने लगती है। वे एक भौगोलिक सीमा से बंधे हुए देश मात्र बनकर रह जाते हैं। राष्ट्र और देश में यह बहुत बड़ा अंतर है। जब चिति की बात आती है तो उसके साथ एक दूसरा शब्द भी आता है, विराट। यह राष्ट्र का प्राण होता है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार राष्ट्र को प्राणवान बनाए रखने के लिए विराट अर्थात समष्टि की प्राकृतिक क्षात्र शक्ति को जागृत करना भी अत्यंत आवश्यक है। विराट के कई महत्वपूर्ण घटकों में से
सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है शिक्षा। यदि राष्ट्र एवं उसकी चिति को प्राणवान बनाए रखना है तो शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पठन पाठन पद्धति, शिक्षा का तंत्र, शिक्षक, विद्यार्थी सब राष्ट्र की चिति अर्थात उसकी आत्मा के अनुकूल एवं विराट द्वारा अनुप्राणित होने अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि चिति शक्तिमान हो तभी राष्ट्र का चौमुखी विकास होता है। प्रत्येक राष्ट्र की चिति उसका जीवन लक्ष्य है। राष्ट्र में उसके जीवन लक्ष्य के अनुसार सर्वांगीण जीवन चलता रहे तो राष्ट्र परम सुख का अनुभव करता है। क्योंकि शिक्षा राष्ट्र की प्राण शक्ति विराट के महत्वपूर्ण घटक के रूप में है, इसलिए शिक्षा पर यह गुरुतर दायित्व है कि वह राष्ट्र की चिति के अनुरूप भारतीय संतति, स्वरूप एवं प्रकृति को संवर्धित करे। क्योंकि व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसी उसकी शिक्षा होती है और समाज का उसी प्रकार निर्माण होता है जैसे उस समाज की शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा के अंग उपांग के रूप में गुरु शिष्य, उनमें परस्पर संबंध, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शील, सदाचरण आदि माने जाते हैं। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा संपन्नता दे दी जाए, कितना ही अच्छा विद्यालयी वातावरण दे दिया जाए, किंतु शिक्षा के केंद्र में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विद्यमान गुरु यदि योग्य नहीं है, नाम मात्र का गुरु है, तो सारी व्यवस्थाएं भी भारतीय नागरिक के निर्माण के शिक्षा के मुख्य लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती हैं। अतः शिक्षा के भारतीयकरण की प्रासंगिकता एवं आवश्यकता को समझने के लिए विश्व गुरु भारत के काल की शिक्षा व्यवस्था पर दृष्टि डालना पाथेय प्राप्त करने के समान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य से। पुरातन काल में, प्राचीन काल में, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था यदि देखी जाए तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य था सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वह है जो विमुक्त करती है, जो बंधनों से दूर करती है, जो काटती है, जो तामसिकता को दूर करती है, बंधन मुक्त करती है, सद्गुण का विकास करती है, जो व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का आविर्भाव करने में समर्थ है, वह शिक्षा है, विद्या है। दूसरी चीज, जैसे जैसे शिक्षा का उद्देश्य बढ़ता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे शिक्षा जो है का स्वरूप बदलता गया। मानव निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाली शिक्षा स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इस स्थिति पे पहुंच गई है कि अब हम कहते हैं सा विद्या या नियुक्त है। विद्या वही है, शिक्षा वही है जो हमको नियुक्त के द्वार खोलती है, जो हमें बेरोजगार से रोजगार परक बनाने में समर्थ है, जो हमें निखित चाकरी भीख निदान के अंतर्गत ले आती है, वह शिक्षा है सा विद्या या नियुक्त। ठीक है, शिक्षा यह है। कैसे कैसे रूप बदला, सा विद्या या विमुक्तये से सा विद्या या नियुक्तये क्यों हो गई, इस पर प्रश्न पूछेंगे तो जरूर पता चलेगा कि शिक्षा का भारतीयकरण न होने के परिणाम क्या हो सकते हैं। अब मैं इसके अंगों उपांगों पर जाती हूँ और उसको लेकर फिर चलती हूँ कि क्या क्या थे हम और अब वर्तमान में क्या है और क्यों शिक्षा के भारतीयकरण की आवश्यकता अब ज़्यादा प्रबल है, बहुत अधिक है, प्रासंगिक है। गुरु के शब्द का अगर अर्थ निकालें तो उसका होता है गु अर्थात अज्ञान के अंधकार से रू ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो है वह गुरु है। शिक्षा द्वारा मनुष्य के भीतर की मौलिकता के प्रकटीकरण में जो सहायक हो वही गुरु है। अगर मौलिकता का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, कोर्स कंटेंट खत्म हो रहा है, किसी तरह से ये न केन प्रकार कोर्स खत्म हो जा रहा है या आभासी खत्म हो रहा है, यदि ऐसी कोई बात है तो वहाँ पर निश्चित रूप से मौलिकता का प्रकटीकरण नहीं हुआ है और जिसने ऐसा किया है वह गुरु नहीं है। अध्यापक हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, उपाध्याय हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु की महिमा एवं उनकी श्रेष्ठता श्री महादेव ने इस प्रकार निर्धारित की है। सर्वशास्त्र परोदक्ष, सर्वशास्त्रार्थ वित्सद, सुवचः सुंदरः, स्वंगः कुलीनः, शुभदर्शनः, जितेन्द्रियः, सत्यवादी ब्राह्मणः, शांत मानसः, मातृपितृहिते युक्तः, सर्वकर्म परायणः। सर्वशास्त्रों में पारंगत, चतुर, संपूर्ण शास्त्रों के तत्ववेता और मधुर वाक्य भाष करने वाले,
सब अंगों से पूर्ण और सुंदर कुलीन अर्थात सत्कुलोद्भव और दर्शन करने में मंगल मूर्ति हों, जिनकी इंद्रियां अपने वशीभूत हों, सत्य संभाषण करने वाले हों, ब्राह्मण हों, शांत मनस हों। यहाँ मैं कर्मणा ब्राह्मण व्यवस्था की बात कर रही हूँ, कर्मणा जन्म व्यवस्था की बात कर रही हूँ, जन्मना वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कर रही हूँ। शांत हो अर्थात जिसका मन कभी चंचल न होता हो, माता पिता के समान हित करने वाले हों, संपूर्ण कर्मों के अनुष्ठानशील हों, उन्हें हम गुरु कह सकते हैं। इसी तरह से अथर्व वेद में आचार्य की व्याख्या करते हुए कहा गया है, आचार्यो मृत्युर वरुण सोम औषधय पयः, अर्थात आचार्य मृत्यु है, यम है, आचार्य वरुण है, आचार्य सोम है, आचार्य औषधि है और आचार्य दूध है। दूसरे शब्दों में आचार्य को विद्यार्थी की दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाला, यम विद्यार्थी की गतिविधियों का नियंत्रण करने एवं उस पर कड़ी दृष्टि रखने वाला अर्थात वरुण, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी एवं लोकप्रिय सोम चंद्रमा, विद्यार्थी की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को संवर्धित करने वाला औषधि एवं उन्हें नवीन ज्ञान से निरंतर संपुष्ट करने वाला दूध पयः आदि गुणों से युक्त बताया है। आचार्य अथवा गुरु का राष्ट्र के लिए उपयोग है। क्या उपयोग है? राष्ट्र को शिक्षित करना। राष्ट्र की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के लिए ऐसे नागरिक तैयार करना जिनका चरित्र ऐसा दृढ़ हो कि उससे राष्ट्र को बल मिले। भारतीय परंपरा के अनुसार विद्या पढ़ना अपने आप में जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। असली लक्ष्य है पूर्ण मनुष्य का निर्माण। विद्याध्ययन उसमें सहायक होने के कारण ही उपादेय है। सच्चा आचार्य वह है जो छात्रों को आचारवान, ज्ञानी और तपस्वी बनाए। इस ऊंचे कर्तव्य का पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह माने अध्यापक गुरु स्वयं विद्वान एवं चरित्रवान हो। दूसरा घटक और अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है शिष्य। श्री गुरु गीता में शिष्य के लिए कहा गया है, शरीरवर्थम प्राणांश्च गुरुभ्यो यह समर्पयन् गुरुभिः शिष्यते योगम स शिष्य इति कथ्यते। अर्थात गुरु के लिए शरीर, अर्थ और प्राणों तक अर्पण करके गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है, इसी कारण वह शिष्य कहा जाता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं कहती हूँ कि शायद सबसे महनीय बिंदु है गुरु शिष्य संबंध, जिसके अनुसार शिष्य की दृष्टि से गुरु के इतर कुछ भी नहीं है। शिष्य के जीवन की सार्थकता गुरु की सेवा और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करने में ही निहित है। इसीलिए षोडश संस्कारों में उपनयन महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में माना जाता था और ये कहा जाता था कि वहाँ पर आचार्य द्विज भाव से ग्रहण करता था शिष्य को, अर्थात दूसरा जन्म हुआ हो जिसका वह शिष्य है और पुत्रवत वो हो जाता है। तैत्तरीयोपनिषद के तृतीय अनुवाक में आचार्य अपने शिष्य के अभ्युदय की इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, सहनो यश सौनो ब्रह्म वर्चसम, अर्थात हम आचार्य और शिष्य दोनों का यश एक साथ बढ़े, एक साथ ही हम दोनों का ब्रह्म तेज भी बढ़े। गुरु शिष्य का संबंध इतना अद्भुत, अद्वितीय और घनिष्ठ था कि इसकी स्मृति सदैव बनी रहती थी। जब शिष्य आगे बढ़ता था तो गुरु का स्मरण करके आगे बढ़ता था, कृतज्ञता के भाव से भरा रहता था। वह शिष्य यह सदैव स्मरण रखता था कि मैंने यदि गुरु से शिक्षा न पाई होती तो मैं कहाँ से सीखता। कभी शिष्य ने अधिगम में कठिनाई अनुभव की, तुरंत गुरु के पास गया, परामर्श हुआ और अवरोध समाप्त होकर प्रगति की मात्रा आगे बढ़ गई। गुरु भी अत्यंत प्रसन्न भाव से शिष्य की प्रगति देखता था और यह अभिलाषा रखता था कि शिष्य से वह हार जाए, उसकी प्रगति ज्ञान गुरु से भी आगे निकल जाए। ये कहा जाता है कि व्यक्ति किसी से हारना पसंद नहीं करता, केवल शिष्य से और पुत्र से हारना पसंद करता है। उसी में व्यक्ति विजय का अनुभव करता है। शिष्य जितना आगे बढ़ता है, जितना ऊंचा जाता है, जितनी महनीयता प्राप्त करता है, गुरु उतना ही आनंद से विह्वल हो जाता था। अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुरातन वो आप अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन पुरातन काल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ गुरु शिष्य के संबंध के अप्रतिम उदाहरण हैं। जैसे उद्दालक की कथा, जीवक ने जब सब ज्ञान सब प्राप्त हो गया, उनके शिष्यों ने कहा कि अब हम विदा लेना चाहते हैं आयुर्वेद में, तो उन्होंने
कहा कि मैं परीक्षा तुम्हारी लूँगा और जब तुम परीक्षा दे लोगे, उसमें ठीक रहोगे, तब ये माना जाएगा कि तुमने जो है वो अपनी शिक्षा पूरी कर ली। क्या परीक्षा थी? धन था क्या? नहीं, धन नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और सभी घूमो जगह जगह और सारी वनस्पतियों को देखो और तुम ये बताओ कि क्या कोई ऐसी वनस्पति तुम्हें मिली जिसका कोई उपयोग ना होता हो, बेकार हो, ऐसी कोई वनस्पति मिली क्या तुम्हें? ये देख के आओ, तब उसके बाद मुझे तुम बताओ कि तुम्हारी शिक्षा, उसके बाद मैं तय करूँगा कि तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई कि नहीं हुई। गए उनके शिष्य, घूमते रहे, जंगल सब जगह घूमा, जहाँ प्रकृति वनस्पति जहाँ भी मिली वहाँ पहुँचे और उन्होंने ढूंढा और बाद में आकर बोला कि गुरु से कहा उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक कि गुरु मैंने खोजा, कहीं भी मुझे कोई भी औषधि ऐसी नहीं मिली जिसका कोई उपयोग न होता हो। गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, तुम जिज्ञासु हो, तुम जानना चाहते हो, तुम प्रत्येक चीज़ के अंदर उतरना चाहते हो, तुम सबकी उपादेयता के बारे में जानते हो, इसलिए अब तुम इस जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होते हो, अब तुम जगत का भला करोगे, इसलिए अवश्य अब जाओ। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद, अप्रतिम गुरु शिष्य परंपरा और काउंसलिंग, कैसे काउंसलिंग की जाती है। अगर शिष्य कहीं परेशानी में हो तो गुरु किस प्रकार से उसका हाथ पकड़ता है, किस प्रकार से उसके अंदर तेज भरता है, किस प्रकार से उसके अंदर दृढ़ निश्चय का प्राणिपात करता है, ये सब चीज़ें तब पता चलती हैं जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें और उसमें कृष्ण किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और किस प्रकार से योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का इतना खूबसूरत, इतना सुंदर सम्मिश्रण है जो कि कहीं और उपलब्ध नहीं होता है। तात्कालीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो अभी वर्तमान परिवेश है, वर्तमान शिक्षक और छात्र संबंध है, उस शिक्षक छात्र संबंध में कहीं ना कहीं जो स्थिति दिखाई पड़ रही है कि विद्यार्थी भी अध्यापक के प्रति शंका से भरा हुआ है और अध्यापक भी विद्यार्थी के प्रति शंका से भरा हुआ है। वो सोचता है कि अगर पता नहीं ये क्या सोच के आया है, अगर वो चरण भी छूता है तो भी एक बार कुछ अध्यापकों को ऐसा लगता है कि ये तो ज़रूर कुछ मतलब है तभी आया है, नहीं तो ना आता ये। तो एक विश्वास का संकट है, वह संकट गुरु शिष्य ऐसे पवित्र संबंध में भी दिखाई पड़ने लगा है। शिक्षण पद्धति की जहाँ तक बात है, भारत में शिक्षण का आधार परिपृष्ठ था। श्रीमद् भगवद गीता में फिर मैं जाना चाहती हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले तुम प्रण करो, पहले तुम विनीत हो, सीखने के लिए उत्सुक हो, यह जानो कि हम कुछ नहीं जानते। जिसका अभाव इस समय सबसे अधिक है, अपने मन में विनय का भाव लाओ। विनय दूर दूर तक कहीं नहीं है, बहुत खोजने पर भी नहीं मिलता है, और अगर विनय है तो उसके पीछे भी निश्चित रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण विनय है, ऐसा समाज में दिखता है। भाव लाओ और तुम प्रश्न करो, और प्रश्न ऐसे करो जो विषय के चारों ओर नाचते हों। किसी एक दृष्टि से या किसी एक मत से प्रश्न नहीं करो, एक आयाम से प्रश्न नहीं करो, विविध आयामों से प्रश्न करो जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए। इसलिए छात्र अध्यापक का सहयोगी होता है, उसके विरोध में नहीं खड़ा होता है। अत्यंत विनीत होकर जब वो गुरु के चरणों के पास आता है तब शिक्षा प्राप्त हो सकती है, जिसका मैंने आगे जिक्र किया है। तत्कालीन जो उस समय था, प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में स्वाध्याय का अत्यधिक महत्व था। अध्यवसाय की संपूर्ण क्रिया 3 मुख्य भागों से आच्छादित थी, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण का अर्थ था ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करना, अभी भी अर्थ यही है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करना। मनन का अर्थ है जो आपने शिक्षा ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की है, अंतःकरण से ग्रहण की गई इस शिक्षा पर विचार और चिंतन करना, और तब तक करते रहना जब तक कि वो ज्ञान अच्छी तरह से अंदर उतर न जाए। और तीसरा है निदिध्यासन, जो शिक्षा के ज्ञान की पराकाष्ठा है,
निधिध्यासन का अर्थ है जो आपने प्राप्त किया है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना, उसके साथ जुड़ जाना, उसके अनुरूप बन जाना, उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना, उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व का विकास करना। आजकल के शब्दों में अगर हम श्रवण मनन निधिध्यासन को कहें तो बहुत छोटे रूप में, पूरी तरह नहीं है, वो बहुत गहन है। इन्फॉर्मेशन श्रवण कह सकते हैं, नॉलेज मनन कह सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन को हम निधिध्यासन कह सकते हैं। व्यक्तित्व के अंदर यदि पूरा परिवर्तन हो गया, ओवरहॉलिंग हो गई, तब तो निधिध्यासन हुआ है। यदि ओवरहॉलिंग नहीं हुई है, वहीं अटके हुए हैं, इन्फॉर्मेशन को ही ज्ञान समझ लिया है, इन्फॉर्मेशन को ही ट्रांसफॉर्मेशन समझ लिया है, तो वहाँ पर छात्र जो है वो अपने स्थान पर है और गुरु उसके अंदर ज्ञान का प्राणिपात नहीं कर सकता। प्राचीन काल में केवल रटना मात्र नहीं था, रोट मेमोरी नहीं थी। जैसे आजकल के विद्यालयों में आपको दिया जाएगा क्लास में इतना पढ़ो, कोर्स कंप्लीट कर लो, एक के बाद एक एग्ज़ाम है, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते पागल हो जा रहे हैं। असाइनमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर असाइनमेंट्स उनके माता पिता कर रहे हैं। कई बार मैंने पूछा कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? एग्जामिनेशन आ गया, आप इतने ज़्यादा क्यों चिंतित हैं, क्या दिक्कत है? बोला नहीं, उसको असाइनमेंट कराना है, उसको पढ़ाना है, उसको ये करना है। अंदर से तो स्फूर्ति ही नहीं है, कुछ भी स्वतः स्फूर्त शिक्षा तो है ही नहीं है, उसका मन लग ही नहीं रहा है। आपने पूरे दिन पूरे साल ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि वो शिक्षा की ओर प्रेरित हो जाए। अभिप्रेरित बालक जितना पढ़ेगा उतना जबरदस्ती ठेला हुआ नहीं पढ़ सकता है। आत्मानुशासन से शिक्षा जन्म लेती है, किसी जबरदस्ती बाहरी अनुशासन से शिक्षा का जन्म नहीं होता। इसलिए आजकल की जो व्यवस्था है उसमें रटना है, क्रेमिंग है, रट लीजिए, और रट के मतलब निगलना और उगलना, निगल लेना और एग्जामिनेशन में उगल देना। उगल दिया तो अंदर कुछ बचा नहीं, और जब बचा नहीं तो ज्ञान से रिक्त शून्य समाज में जब ये घूमेगा बालक ज्ञान से रिक्त और शून्य, उस समय समाज इसको कभी भी वो सम्मान नहीं दे पाएगा जो एक पढ़े लिखे लोगों को दिया जाता है। और ये शिक्षा की एक बड़ी दिक्कत की बात है। पुरातन काल में रटना केवल नहीं था, बल्कि सस्वर पाठ के साथ विशुद्ध व्याख्या, गूढ़ विषयों का गंभीर चिंतन, स्वाध्याय एवं प्रयोग द्वारा सीखने पर भी पर्याप्त बल दिया जाता था। श्रुति एवं स्मृति वेदाध्ययन के मुख्य आधार थे। ये श्रुति परंपरा बहुत दिनों तक चली, ये स्मृति परंपरा बहुत दिनों तक चली। इतने आक्रांता आए हमारे देश में, सबसे पहले वो लाइब्रेरी में ही चले जाते थे, क्योंकि भारत विश्वगुरु था। बड़ी बड़ी तक्षशिला विश्वविद्यालय, लाइब्रेरी जलाई गई। पहले लाइब्रेरी पर ही अटैक होता था, ज्ञान पर ही अटैक होता था, क्योंकि सब परेशान थे कि ये विश्वगुरु है, इसके पास ज्ञान है, तो पहले वही स्रोत काटो। और उसके बाद ये वो नहीं जानते थे कि हमारे यहाँ श्रुति परंपरा है, स्मृति परंपरा है, तुम जीवन नहीं समाप्त कर सकते हो। ये परंपरा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के पास जाती रहेगी, और केवल एक ही ऐसा धन है जिसको कोई भी न हर सकता है, न समाप्त कर सकता है, न खत्म कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो श्रुति और स्मृति के अध्ययन। अब आप बात करिए तो आपको मोबाइल अगर खो जाए तो आप नख दंत विहीन हो जाते हैं, क्योंकि न कोई नंबर याद है, न कुछ याद है, कहाँ जाएं, क्या करें। और जो पहाड़ा पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते थे तो पहले शुरू में हम लोग जब पढ़ते थे तो पहाड़ा का ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक था, ग्रामर सबसे अधिक आवश्यक थी, क्योंकि ये मूल माना जाता था कि अगर ये आ गया तो बाकी सब आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है सब जगह कैलकुलेटर हो गया है, सब जगह मोबाइल हो गया है। बच्चों को 2+2 भी जोड़ना है तो वो सोचेंगे मोबाइल चलो है ही है, क्या ज़रूरत है। 2+2 के पीछे का लॉजिक वो अंत तक नहीं जान पाते हैं। इसलिए सभी ज्ञान से युक्त होने के बाद भी वो तकनीकी के चक्कर में पड़े हुए हैं, तकनीकी के मास्टर नहीं हैं, तकनीक के गुलाम हो गए हैं। और ये शिक्षा के पश्चिमीकरण का, बहुत आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम भी कहा जा सकता है। उसी शिक्षा व्यवस्था, उसी स्वाध्याय, उसी पढ़ने की रीत में मैं पुनः जाती हूँ और तैत्तिरीय उपनिषद को मैं यहाँ पर उल्लेख करती हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद का, उसमें कहा गया है, बहुत सुंदर बात है, आचार्य पूर्व रूपम अन्ते वास्योत्तरो रूपम विद्या संध्य प्रवचनम संधानम। ये पूरा निचोड़ है शिक्षा व्यवस्था का
क्या होता था, पठन पाठन कैसे होता था, इसका पूरा निचोड़ है ये तैत्तरीयोपनिषद का ये जो सूत्र है। शिक्षा उसी को कहते हैं जो पढ़ने और पढ़ाने वाले के बीच आदान प्रदान के रूप में होती है, आदान प्रदान के रूप में होती है। वर्चुअल लर्निंग के इस युग में जहां हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे को सुन नहीं सकते, एक दूसरे को सुनेंगे भी तो मुख के भाव नहीं देख सकते हैं, मुख के भाव और सुनेंगे तो अंदर क्या चल रहा है ये चेहरे पर आने नहीं दिया जाता है, तो जान नहीं पाते हैं। जानना कही है लेकिन पहचान नहीं पाते हैं, और ये पहचान का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है। पढ़ाने वाले के बीच आदान प्रदान होता है, अतः जिस प्रकार भाषा में संधि होती है उसी प्रकार गुरु पूर्व रूप में है, अंतेवासी शिष्य उत्तर रूप है। दोनों की संधि प्रवचन अर्थात अध्ययन अध्यापन से दोनों मिलते हैं, संधि होती है, और आचार्य और छात्र के इस आत्मीय संबंध का परिणाम है विद्या। एक और दक्षिणामूर्ति स्रोत में गुरु शिष्य के मध्य इस आदान प्रदान को उद्धृत करते हुए कहा गया है, कैसा आश्चर्य है, वटवृक्ष के नीचे गुरु और शिष्य बैठे हैं, अध्ययन अध्यापन चल रहा है, शिष्य वृद्ध है, गुरु युवा है, गुरु मौन है, लेकिन शिष्यों के सारे संशय समाप्त हो गए। अंदर से ज्ञान के आदान प्रदान की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में थी, जो कि अब धीरे धीरे तिरोहित हो रही है। 5-5, 6-6 घंटे क्लास ले लेते हैं, पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, पर संवाद स्थापित नहीं हो पाता गुरु और शिष्य के मध्य, क्योंकि संवाद के लिए जो मनोभूमि है वो मनोभूमि तैयार नहीं हो पाती है। शिक्षा के भारतीयकरण की दृष्टि से वर्तमान में अध्यापक विद्यार्थी का इस प्रकार का संबंध होना नितांत आवश्यक है, जो हो सकता है, लेकिन इस तरह के जो एकदम कड़ी शिक्षा व्यवस्था है, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उस स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम में जब बालक का मन पड़ता है संगीत सुनने का तो गणित पढ़ता है, जब काव्य सुनने का मन करता है तो फिजिक्स पढ़ता है, जब फिजिक्स पढ़ने का मन करता है तो कला पढ़ने दिया जाता है, जब खेलने का मन करता है तो सोने के लिए कह दिया जाता है, जब सोने का मन करता है तो गणित पढ़ने के लिए कह दिया जाता है। ये सब स्ट्रक्चर्ड है, टाइम टेबल में फिक्स्ड है, मन कहाँ जाता है, टाइम टेबल कहाँ जाता है, इस पर कोई ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रही है। अब मैं बात करती हूँ पाठ्य विषय की या पाठ्यक्रम की। जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्य विषय के रूप में प्राचीन काल में वेद, वेदांग, उपनिषद शिक्षा के प्रमुख विषय के रूप में पढ़ाए जाते थे। सूत्र काल में व्याकरण, गणित, औषधि विज्ञान, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, नीति शास्त्र आदि विषयों को भी सम्मिलित किया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, 8 तरह के शिल्प, सामरिक शिक्षा जिसमें युद्ध कला आदि भी सम्मिलित थी, खगोल शास्त्र, कृषि, वाणिज्य, राजनीति शास्त्र आदि विषयों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, और इन विषयों के निष्णात निकलते थे, पढ़कर ज्ञान को प्राप्त करते थे, और वो जाके समाज में अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते थे। उस समय जो भी वर्ण व्यवस्था थी, मैंने पहले ही आपसे कहा कर्मणा वर्ण व्यवस्था थी, तो जो व्यवसाय करते थे उसके अनुसार उनका नाम भी उस व्यवसाय में आ जाता था। ज़रूरी नहीं है कि जन्मना ब्राह्मण जो है वो शिक्षा ही दे, वो दूसरी व्यवस्था भी करता था। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहाँ जन्मना ब्राह्मण जो है वो कर्म से कोई दूसरे कार्य को करते थे और उसके लिए उनको ब्राह्मणत्व की बात नहीं कही जाती थी वहाँ पर, क्योंकि ये माना गया है कि जब जन्म होता है तो व्यक्ति जन्मतो जायते शूद्रा, ये कहा गया है कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, बाद में अपने कर्मों के अनुरूप वह विभिन्न वर्णों के स्थापना करता है। कर्म के अनुरूप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र रह जाता है। शिक्षा के पूरे हो जाने पर आयोजित समावर्तन के साथ गुरु उपदेश देते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर भाव है, इस समय भी समावर्तन संस्कार होता है, दीक्षांत समारोह होता है। अभी तक दीक्षांत समारोहों में ज़्यादातर जगह गाउन पहनते हैं और वो हैट लगाते हैं जो अंग्रेज़ों के समय की दी हुई है।
और उसको लगाते हैं और बड़े गर्व से भारतीय शिक्षा व्यवस्था के जो तैत्तिरीय उपनिषद में कुछ बात कही गई है उसको बोलते हैं। अंदर से मन भी वैरागी पश्चिमी है और बाहर से भी तन भी वैरागी पश्चिमी है, और वाणी जो है वो बार बार सत्यम वद धर्मम चर की बात करती रहती है। कब तक वाणी भी साथ देगी मुझे पता नहीं। शिक्षा के पूरे हो जाने पर आयोजित समावर्तन के साथ गुरु उपदेश देते हुए कहता है, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, नित्य स्वाध्याय में प्रवृत्त रहो, माता पिता एवं आचार्य को देवतुल्य समझो और उनके आदेश का पालन हमेशा करो। और ये जब कहता है गुरु तो अहम भाव नहीं है उसके अंदर। वो क्या कहता है, बहुत सुंदर लाइन है। वो कहता है कि देखो हमारे सद्गुणों को अंगीकार करो, हमारे अंदर दुर्गुण भी हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यवहार भी हमने किया होगा जो अनुचित होगा, जो स्वीकार्य नहीं होगा, उस व्यवहार को तुम कभी भी अपने अंदर मत उतारो, उसको मत उतारो। और जब कोई दिक्कत हो तो अपने गुरु के पास, जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके पास जाओ और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगो, और अपनी जो संस्था है, अपने गुरु हैं, उनके प्रति हमेशा आदर भाव रखते हुए गुरु ऋण से मुक्त होने के बारे में सतत प्रयत्नशील रहो। यह शिक्षा, जिस शिक्षा व्यवस्था की मैं आपसे बात कर रही थी, जिसको भारतीय शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, जिस शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिस शिक्षा को पूरी योजना के साथ छिन्न भिन्न किया गया, और जो भी आक्रांता है, आज से नहीं, BC से चलिए, AD में आइए, जो भी आक्रांता है, उन्होंने पहला काम ये किया कि इसकी शिक्षा व्यवस्था को धूल धूसरित कर दें। और ये जो सोने की चिड़िया के साथ साथ विश्वगुरु भी था, उस विश्वगुरु के जो पद था, जो उसकी गति थी, जो पदवी थी, उस पदवी को कैसे प्राप्त कर लें। सब आक्रांता यही सोच कर आए, नष्ट भ्रष्ट किया मंदिरों को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे वेद को, वेदों को, हमारे पुराणों को, हमारे ग्रंथों को नष्ट करने का एकदम सुनियोजित षड्यंत्र किया। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बहुत दुश्मन बने, बहुत सबों ने उखाड़ फेंकने की कोशिश की, पर भारत अमर है, इसकी चिति अमर है, इसे कोई हिला नहीं सकता, इसे कोई डिगा नहीं सकता। ऐसा दृढ़ विश्वास प्रत्येक भारतीय के मन में है, चाहे वो कितना भी पश्चिमीकरण का शिकार क्यों न हो गया हो। यह जो शिक्षा व्यवस्था है, न्यूनाधिक परिवर्तन, कालजनित परिवर्तनों के साथ परिवर्तन हुए, लोग आक्रांताओं का प्रभाव पड़ा, दुष्प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, औपनिवेशिक काल के पूर्व तक चलती रही ये व्यवस्था। उस समय जो गुरुकुलों के स्थानों पर मंदिर आ गए, ग्राम समाज द्वारा निर्धारित स्थान पे विद्यालय चलने लगे, एकल विद्यालय रहते थे, हर जो गांव थे उसमें एक विद्यालय था, शिक्षक ही सर्वोपरि था, वो सब कुछ था। शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य जो था राष्ट्र के सद नागरिक निर्माण का, मानव निर्माण का, वह औपनिवेशिक काल के पूर्व तक बना रहा। फ्रेंच स्कूल्स भी खुले, उनकी भी संस्कृति आई, पर हमने अपनी संस्कृति के साथ किसी को जुड़ने, उसमें मिलावट नहीं होने दी। हम सरल थे, सभ्य थे, सहज थे, अतिथि देवो भव को मानते थे, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति एक निष्ठता हमेशा हमारे अंदर थी। और उस समय भी जो गुरु था वो अध्यापक होते हुए भी गुरु बना रहा, चिंता करता था। लोग बताते हैं कि जब पढ़ा है कहीं कि गुरु जो था वो सुबह से लेकर रात तक छात्र के इर्द गिर्द घूमता रहता था, सबका नाम याद था, सबको सुबह उठाते हुए चलता था कि उठ जाओ, प्रातःकाल हो गया, पढ़ो। और शाम को जब शिक्षा का, जब पढ़ाई का समय समाप्त होता था, सबके लिए समय निर्धारित था, जब समय समाप्त होता था तो उनसे शयन के लिए वो कहता था। मतलब 24 घंटों छात्र के हित में गुरु लगा रहता था, सन्नद्ध रहता था। और शिष्य भी ऐसा था कि माता पिता कुछ भी कह दें, लेकिन मानता गुरु का ही था, जो गुरु कहते थे वही सत्य था और कुछ सत्य नहीं था। वह तब भी शिष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील था। उस समय की शिक्षा गुरु को केंद्र में रखकर ही दी जाती थी। सरकार, राज्य अथवा कोई अन्य व्यवस्था ऐसी नहीं थी जो गुरु को क्रॉस करती हो, गुरु के ऊपर जाती हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरु सर्वोपरि था। गुरु के
इर्द गिर्द ही पूरी समाज की व्यवस्था चलती थी और गुरु का आदेश उपदेश निर्देश ही अंतिम था। अंतिम कहा जाए उसको कि एकदम पत्थर की लकीर पर था, पत्थर पर लकीर बन के हो जाता था, इस तरह की व्यवस्था थी। डॉक्टर बॉस्टिलिनियो ने सन 1776 से 1789 के अपने भारत प्रवास के विवरण में लिखा है, यह देश प्रणम्य है जहाँ परंपराओं का निर्वाह इतने समर्पण भाव से होता है। अध्यापकों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि वह अत्यंत सीधा साधा, विद्यार्थियों का हित चिंतक, ज्ञानी और मितव्ययी होता था। अध्यापक इसलिए भी आदरणीय था क्योंकि वह उन्हीं मान्यताओं का पोषक, संरक्षक, संवाहक और अंतरण करता था जो मान्यताएं शिक्षा के उद्देश्यों, लक्ष्यों के रूप में वैदिक काल में सर्वथा मान्य थी। यह कार्य वह अपने अंतःकरण में निहित दायित्व बोध के प्रति प्रतिबद्धता के कारण पूरे मनोयोग से करता था। कोई उसके ऊपर सिपाही पुलिस नहीं तैनात था, कोई उसके ऊपर शासन की तलवार नहीं लटकती थी, कोई प्रिंसिपल नहीं था जो उसको टोकता था। उसके अंदर केवल एक चीज़ थी कि ये हमारा दायित्व है राष्ट्र के निर्माण का, और राष्ट्र के निर्माण के दायित्व को हमको हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में हमको उसे पूरा करना है। एडम ने अपने प्रतिवेदन में बंगाल के ग्रामीण विद्यालयों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि विद्यालयों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वह ज्ञान नागरिकों के दैनिक जीवन, व्यवसाय आदि को वास्तविक अर्थों में कुशलता प्रदान करने में सक्षम था, जिसका पूरा अभाव इस समय दिखाई पड़ता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे बड़ी आलोचना है वो ये है कि इससे पढ़कर जो निकलता है वो समाज के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है, वो एकाकी हो जाता है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो अपने लिए जीने लग जाता है, वो समाज को कुछ भी दे नहीं पाता है जो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था से निष्णात होकर निकलता था। वो जो दे पाता था वो ये नहीं दे पाता है, ऐसी आलोचना भी है आजकल की शिक्षा व्यवस्था की। औपनिवेशिक काल के प्रारंभ से पूर्व शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध भारत को उस समय भारत में आए अनेक यात्रियों ने उस भारत की प्रशंसा की है, उसकी तारीफ की है, उसको सराहा है। धर्मपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री मुझे बहुत पसंद है, और औपनिवेशिक काल के पूर्व की शिक्षा को बताने में, उसको प्रामाणिक उसका विवरण देने में धर्मपाल जी ने जितनी मेहनत की है वो हमेशा के लिए प्रणम्य है। उन्होंने जो किया उनको, चाहे वो इस संसार में है नहीं है, वो हमेशा प्रणम्य रहेंगे। उन्होंने जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए जो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और बहुत से जो आरोप लगाए गए थे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पे, भारत ही नहीं था ऐसा कुछ लोगों ने कहा था, उनके लिए औपनिवेशिक काल के पूर्व की शिक्षा व्यवस्था से विस्तार का विवरण ब्यूटीफुल ट्री में जो किया गया है वो उनके लिए आंखें खोलने जैसा है, जो भारत की समृद्धि को औपनिवेशिक काल की कृपा का परिणाम बताते हैं, उनके लिए आई ओपनर का काम कर सकता है। 19वीं शती के आरंभ से ही भारतीय शिक्षा के पश्चिमीकरण का प्रयास प्रारंभ हो गया। मैकॉले ने भारत प्रवास के दौरान एक बड़ी अच्छी बात कही थी, पहली बात ही कही शायद, संपूर्ण भारत की यात्रा उसने की क्योंकि उसको स्थापित करना था अपने आप को, इसलिए नहीं कि वो भारत की खूबियां जानना चाहता था, वो ये जानना चाहता था कि वस्तुतः यह देश कैसा है जो इतने शत्रुओं के आक्रमण के उपरांत भी पुष्पित पल्लवित है, जहाँ के लोग अभी भी संतोषम परमम सुखम परमम धनम की बात करते हैं। इसने अपने वृत्तांत में लिखा, मैं कोट करती हूँ उसको, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ of India and I have not seen one person who is beggar, who is thief। यह स्थिति देखकर और विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्मनिष्ठ आदर्शों, मूल्यों, शील से युक्त भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देखकर उसे यह समझ में आ गया कि जब तक शिक्षा के सुंदर वृक्ष को समूल नष्ट नहीं किया जाएगा, जिसका जिक्र द ब्यूटीफुल ट्री में माननीय धर्मपाल जी ने किया है, तब तक भारत में शासन, ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। उनका यह कार्य इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 द्वारा संभव हुआ। यह एक्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत की शिक्षा और साहित्य के लिए आवश्यक धनराशि के
रीएलोकेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अपेक्षित था। ये समस्त लोग पश्चिमी पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से स्थापित करना चाहते थे हमारे देश में। मैकॉले ने जोर देकर कहा कि पश्चिमी शिक्षा भारतीय शिक्षा से श्रेष्ठ है और वह वर्तमान में केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ाई जा सकती है। इसलिए उसने अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करके ऐसे वर्ग को पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। मेरी बात को ध्यान से समझें कि ऐसे वर्ग को पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया जो उसके ही शब्दों में मैं यहाँ उद्धृत कर रही हूँ, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट, जो बाद में वर्नाकुलर भाषाओं में पश्चिमी शिक्षा प्रसार में एक औजार की तरह इस्तेमाल किए गए। इसी के क्रम में तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अरबी और संस्कृत के पुस्तकों की छपाई बंद कर दी गई, बड़ा अपमानित किया गया और उन्होंने कहा कि ये जो वेद, वेदांग, पुराण, इतिहास, शास्त्र, ये सब जितने हैं ये सब ऐसे लचर बेकार हैं और एक अलमारी में रखने योग्य हैं। जबकि उन्हीं के यहाँ के लोगों ने, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि जो इसमें छुपा है वह पूरे विश्व को दृष्टि प्रदान करने में समर्थ है। और उसका भी अगर मुझे समय मिला तो मैं वहाँ भी जिक्र करूँगी कि किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि ये जो पूरा का पूरा है ये किस तरह से ये काम आ सकता है। इतने बहुत मतलब मार्क ट्वेन ने एक बात कही, मैं कोट करना चाहती हूँ यहाँ पर। अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने एक बात कहा था कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन are most valuable and most instructive materials in the history of man are treasured in India only। इतनी बड़ी बात, इतना ऊंचा स्थान, इतना आदर, इतना समादर, अगर इतनी योग्यता थी तभी इन्हें लगा कि अगर भारत को जीतना है, भारत में राज्य स्थापित करना है, भारत में व्यापार करना है, भारत को भारतीयता से छीनना है, तो इसकी शिक्षा व्यवस्था को समूल नष्ट कर दो। अब इसके सुंदर वृक्ष को नष्ट करने के लिए मैकॉले ने जो कहा उसके बाद सब साहित्य बंद हो गए और उसके बाद 1854 में वुड का डिस्पैच आया जिसमें यह घोषणा की गई कि प्राथमिक शिक्षा वर्नाकुलर भाषा, हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर भाषा एवं उच्च शिक्षा स्तर पर अंग्रेजी शिक्षण अधिगम का माध्यम होगा। इस डिस्पैच ने कील ठोक दी भारतीय व्यवस्था के ताबूत में, अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। हालांकि कील ठीक से ठुकी नहीं, अगर ठुकी होती तो आज हम लोग भारतीय शिक्षा पर बात न करते होते। इस डिस्पैच के अनुसार मैं कोट कर रही हूँ, एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वॉज टू बी सेट इन एवरी प्रोविंस, universities on the model of the London University be established in big cities such as Bombay, Calcutta and Madras। परिणामतः सन 1858 में इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना लंदन यूनिवर्सिटी के अनुरूप हुई। मैं अंडरलाइन करती हूँ, लंदन यूनिवर्सिटी के अनुरूप हुई और यहीं से आरंभ हो गया हमारी भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण। कितना दुखद है, कितनी बड़ी बात है कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंती, मिथिला, शारदा पीठ मंदिर विश्वविद्यालय, वल्लभी आदि महान विश्वविद्यालयों के जनक एवं काशी, उज्जैनी ऐसे शिक्षा के महानतम केंद्रों वाले महान देश को हेय बनाकर लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर नवीन भारत की शिक्षा का निर्माण किया गया जो पूर्णतया आयातित थी। यह शिक्षा व्यवस्था भारतीय चिति एवं उसकी विराट छात्र शक्ति से कहीं भी मेल नहीं खाती थी। भारत की दैविक छात्र शक्ति संतोषम परमम सुखम वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः के स्थान पर इस आसुरी छात्र शक्ति जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अहम भाव, सबको जीतने का दंभ, प्रकृति को दासी बनाकर उसके दोहन की कुत्सित महत्वाकांक्षा, मनुष्य के अंदर निहित आसुरी पाशविक प्रवृत्ति का उद्घाटन आदि उद्देश्यों से आच्छादित यह पश्चिमी शिक्षा भारतीयता से दूर होती गई एवं इस शिक्षा के पारायण से निष्णात लोग अपने ही राष्ट्र एवं उसकी चित्त से दूर होते गए। भारतीय शिक्षा के विलोपन के परिणाम स्वरूप शिक्षक वेतन भोगी,
शिक्षा अर्थकरी एवं राज्य के नियंत्रण में हो गई। यद्यपि बहुत से सुधार और परिमाणात्मक वृद्धि का एक मकड़ जाल शिक्षा के चारों ओर बुना गया, परिणामतः आज वर्तमान में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, 45,000 से ज़्यादा महाविद्यालय, बहुत से शिक्षण संस्थान और शिक्षा के स्तर में हायर एजुकेशन में GER जो है वो 27.3 तक पहुंच गया, जो कि लक्ष्य है कि 1900 जो आगे जाएंगे 2035 में ये लक्ष्य जो है वो 50% को पार कर जाएगा। बड़ी तेज़ी से शिक्षा दी जा रही है, चारों तरफ शिक्षा है, चारों तरफ शिक्षा है, शिक्षा ही शिक्षा है अगर कहा जाए तो। लेकिन जब आप मानव निर्माण की तरफ देखिए तो मानव निर्माण में आप खोजते 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 हार जाएंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई एक बिरला अपने एक तरफ कोने में अपने उस प्रक्रिया को बचाते हुए छुपे रहकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करता हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय वह इस नदी में जो बह रही है गंगा, उल्टी गंगा, उसमें नहाना नहीं चाहता है। कई आयोगों की स्थापना भी स्वतंत्रता से पूर्व हुई। उसमें सन 1882 का इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको बाद में हंटर कमीशन भी कहा गया, एक बहुत गठित किया गया। एक बड़ा संजाल शिक्षा का दिखने लगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षण, अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाने लगा, जबकि कहा जाता था कि अध्यापक जो है वो स्वयं जन्म लेते हैं। अध्यापक शिक्षित प्रशिक्षित होना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन वो भी शुरू हो गया। भारतीय शिक्षा के विलोपन की चिंता ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं थी। तत्कालीन बुद्धिजीवियों जैसे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सिस्टर निवेदिता, श्री अरविंद आदि बहुत लोग, नाम छूट रहा है तो मैं सबको प्रणाम के साथ कहती हूँ। उन सबको यहाँ सबको चिंता थी और सब लोग लगे थे, प्रयत्नशील भी थे। उनके परिश्रम का ही परिणाम है कि आज हम शिक्षा के भारतीकरण की चिंता करने योग्य रह पाए हैं। कहाँ अंग्रेज के इस कुत्सित व्यवहार का परिणाम देखने को मिला, इस प्रश्न पर ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है। पहला परिणाम कहाँ दिखा? शिक्षा की स्वायत्तता के क्षरण में। पहले शिक्षा क्या थी? स्वायत्त थी, स्वयं चलती थी, समाज द्वारा थी। वर्तमान में शिक्षा राज्य के अधीन है। अध्यापक जहाँ केंद्र में था, समाज द्वारा शिक्षा की व्यवस्था थी। स्वाधीन, समाजोन्मुखी, सर्वमंगलकारी शिक्षा शासन के निर्देशों एवं उसके हानि लाभ मान्यताओं की चेरी बन गई। जो जैसे आया वैसे शिक्षा को चलाता गया। किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, किसी ने कहा सिर के बल चलो, किसी ने कहा पैर के बल चलो। तय नहीं हो पाया कि किधर चलना है। जो जैसा चाहा वैसा, जो सच में होना चाहिए। दुख इस बात का है कि इतना बड़ा मॉडल होते हुए भी शिक्षा का, जिस मॉडल से हम विश्वगुरु तक पहुंचे थे, शिक्षा का इतना बड़ा मॉडल होते हुए भी उसमें सुधार के लिए, उसको प्रयोग में लाने की बात, उसको समसामयिक बनाने की बात नहीं सोची गई। हमेशा यही सोचा गया कि हम आए तो ये बदल दें, हम आए तो वो बदल दें, और शिक्षा जहाँ के तहाँ पड़ी रही। जो दूसरी बात महत्वपूर्ण थी वह थी अध्यापक के वेतन भोगी हो जाने से उसमें नौकरी चाकरी का भाव आ गया। किसकी चाकरी? ये कहना आप सब जानते हैं किसकी चाकरी। कार्य करेंगे, पगार मिलेगी, जितना पढ़ाए, जितना तनख्वाह मिलेगा उतना पढ़ाएंगे। परिणाम था जिस अध्यापक के आगमन पर राजा भी सादर अपना आसन छोड़ देता था, खड़ा हो जाता था, जो राष्ट्र को बताता था किधर चलना है किधर नहीं जाना है। चाणक्य था जो, वह शासन के नियंताओं की खुशामद पर विवश हो गया। जो राष्ट्र को बदल देने की शक्ति रखता था अपने अंदर, चाणक्य ऐसा महान शिक्षक था। वह शिक्षक आते आते इस पश्चिमीकरण से वह विद्या को जो है वो उसका तेज धूमिल हो गया, नियंताओं की खुशामद करने पर विवश हो गया। इतना अधो गमन, इतना क्या कहा जाए, कहने लायक नहीं है, इतना पतन हुआ। तीसरी खराबी हुई विद्या को बेचने की। भारत में गुरुकुल में विद्या निःशुल्क थी। गुरु दक्षिणा के रूप में जो प्राप्त होता था उससे गुरुकुल का खर्च चलता था, वह शिक्षा के बेचने से नहीं प्राप्त होता था। अतः गुरु और शिष्य का संबंध धन आधारित नहीं था, सम्मान आधारित था। वो जानता था, वो कृतज्ञ था, उसके माता पिता, समाज कृतज्ञ था कि गुरु जो है वो इतना बड़ा काम कर रहा है, हमारे बच्चे का भविष्य निर्माण कर रहा है, हमारे समाज का भविष्य निर्माण कर रहा है, हमारे राष्ट्र का निर्माण कर रहा है और परमेष्टि तक उसको जाने का रास्ता सुझा रहा है। इसलिए गुरु के प्रति
जनमानस धन्यवाद से भरा हुआ था, अनुग्रहित था। चौथी और सबसे खराब बात जो हुई वह थी शिक्षा का पश्चिमीकरण। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो शिक्षा प्रारंभ हुई, उसका पाठ्यक्रम, उसकी प्रकृति, उसके अध्ययन विषय सब कुछ पश्चिमीकृत थे, जिसमें नियोजित ढंग से भारतीय शिक्षा, साहित्य, विचारधारा, जीवन शैली, व्यवहार, आचरण सबको प्रभावित किया। इस प्रकार पुरुषार्थ चतुष्टय के जिस मुख्य पुरुषार्थ धर्म को आधार मानकर शिक्षा का जो ताना बाना बुना गया था, वह अब गौण हो गया है। जिस शिक्षा पर समग्र एकात्म मानव के निर्माण का दायित्व था, वह क्षरित हो गई है। शिक्षा अपने मूल कार्य चरित्रवान सद्मानव के निर्माण से भटक गई है। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षा एक प्रकार के संक्रमण काल से गुजर रही है। यदि मूल भारतीय शिक्षा को पुनर्स्थापित करना है तो इन बिंदुओं पर गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। क्या बिंदु है? शिक्षा को औपनिवेशिक प्रभाव से कैसे मुक्त कराया जाए, कैसे हम विमुक्ति का कारण शिक्षा को पुनः बना सकते हैं, क्या प्रायोरिटीज हो हमारी, क्या साविद्या या नियुक्त ही रहेगा कि श्रेष्ठ मानव निर्माण करने की क्रिया जो है, वो प्रक्रिया जो है, वो शिक्षा का उद्देश्य बनेगा। ये प्रश्न अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है कि क्या सबको शिक्षा दी जाएगी, इक्विटी रहेगी या इक्वालिटी रहेगी? इक्वालिटी और इक्विटी दोनों एक साथ रहेगी तो परिमाणात्मकता में क्या होगा? दोनों में गुरु और शिष्य के संबंध कैसे पुनर्स्थापित हो सकते हैं, कैसे पुनर्स्थापित होंगे? दोनों शक से भरे हुए हैं और जब तक पुनर्स्थापन नहीं होगा, जब तक ये संबंध सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक विद्या का जन्म नहीं हो सकता, तब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसके लिए क्या किया जाए? उसके बाद शिक्षा में ज्ञान सत्ता को राज्य सत्ता और अर्थ सत्ता के ऊपर कैसे प्रतिष्ठित किया जाए? ये जो अर्थ सत्ता है, ये जो राज्य सत्ता है, जिससे ज्ञान सत्ता एकदम अनुप्राणित हो गई है, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कहीं कोई व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। ज्ञान सत्ता सर्वोपरि थी, राज्य सत्ता, अर्थ सत्ता उसके नीचे थी। शिक्षक बिकाऊ नहीं था, लेकिन अब शिक्षक आता है स्व-वित्त पोषित संस्थाओं में, जहाँ पर जो विश्वविद्यालय स्व-वित्त पोषित हैं, जुड़े हुए हैं स्व-वित्त पोषित संस्थाओं से, उनके पास आता है। ऐसी कभी नहीं कहता है कि कोई ज्ञान के लिए कुछ अच्छी पुस्तक दीजिए, ये ज़रूर कहता है, कुछ शिक्षक ऐसा ज़रूर कहते हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, कुछ ऐसा ज़रूर कहते हैं कि अरे ज़रा एक कुछ हमारा भी ध्यान दीजिए, कुछ कहीं से मिल जाए। तनख्वाह इतनी बढ़ गई, जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो लोगों ने कहा था तनख्वाह कम है इसलिए गुणात्मकता थोड़ी कम है। अब तो तनख्वाह इतनी ज़्यादा हो गई, फिर गुणात्मकता उसी अनुपात से क्षरित कैसे हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो गए? दोनों को जोड़ा क्यों? अर्थ को ज्ञान के साथ जोड़ा ही क्यों? ये तो भारतीयता नहीं है, लेकिन हमने जोड़ा उसको। फिर महापुरुषों के प्रति आदर और उनके व्यक्तित्व से शिक्षा प्राप्त करना कब सीखेंगे? सीखी जाए। हम लोग छोटे थे तो किताब होती थी हमारे पूर्वज, और हमारे पूर्वज में सबके बारे में दिया रहता था, जो महान चरित्र थे, आदर्श चरित्र थे, उनके बारे में सब वर्णन दिया रहता था। और हम लोग छोटे थे तभी से जान गए थे कि ये ऐसी महानता है, इतना महान देश है जहाँ इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, तो अंदर से कुछ गुण अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा है। जैसे कहा जाए अनकॉन्शियस लेवल पे ही हो, लेकिन आए कम से कम। कृषि व्यवस्था को पढ़ाया जाता था, बुनियादी शिक्षा की बात की जाती थी, लेकिन ये सब गायब है। अब भारतीय दृष्टि क्या है? भारतीयों में भारतीय दृष्टि कैसे विकसित की जाए? भारतीय दृष्टि विकसित करने के लिए अपरिग्रह, संयमशील, सदाचरण, विवेक, जिज्ञासा, परमार्थ, राष्ट्रप्रेम, सेवा भाव, संतोष, ज्ञान पिपासा, कर्तव्य परायणता, संस्कृति के प्रति अनुराग, प्रकृति के प्रति अनुग्रह का भाव, एकात्म मानव की संकल्पना, दायित्व बोध, ये सब गुण जरूरी हैं। और शिक्षा में इस प्रकार ये पढ़ाया नहीं जा सकता है। ये वैल्यूज हैं, इनको एक कॉट किया पकड़ा जा सकता है, लोगों के चरित्र से सीखा जा सकता है, आसपास से सीखा जा सकता है। इसको कक्षाओं में पढ़ाया नहीं जा सकता है। और विडंबना सबसे बड़ी है, आयरनी इतनी बड़ी है कि जो मॉरल एजुकेशन पढ़ाते हैं वो बाहर का जो बिहेवियर है उनका, वो मॉरल एजुकेशन के अनुरूप नहीं होता। जो बहुत ज्ञान देते हैं उनमें मॉरलिटी का अभाव भी दिखाई पड़ने लग जाता है। गुरुओं में दायित्व बोध कैसे विकसित किया जाए? मैं ये समझती हूँ कि शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गुरुओं में दायित्व बोध कैसे विकसित किया जाए।
हमें राष्ट्र की अवधारणा, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझना, उसे सम्मान देना, उसे अनुभव करना, फील करना एवं उस संवेदना के आधार पर राष्ट्र के जीवन को पुनः भारतीय भाव से खड़ा होना करना पड़ेगा। अपनी विरासत को सहेजना होगा। उसके प्रति सैकड़ों वर्षों से मैकाले और मैकाले पुत्रों द्वारा जो अविश्वास भरा गया है उसे उखाड़ फेंकना होगा। मैं मैकाले को दोष नहीं देती हूँ, दोष हमारा है कि स्वतंत्रता के 73 वर्ष बाद भी हमें मैकाले को कोट करना पड़ता है और उसकी आड़ में अपनी कमियों को छुपाने का सतत प्रयास करना पड़ता है। हम अपनी जड़ें मजबूती से जमाने के लिए हमें उसे अपनी संवेदनाओं और परिश्रम के जल से सिंचित करना पड़ेगा, क्योंकि जिस राष्ट्र के नागरिकों की सांस्कृतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस राष्ट्र की चिति के विलोपन और उसके विराट के आश्रय होने का भय सदा सदा बना रहता है। इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पुरानी अध्ययन पद्धति, श्रवण मनन निधिध्यासन, जो कभी एक्सपीरियंशियल लर्निंग या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग के रूप में अभी प्रयुक्त होती है, उसका प्रयोग करना नित्यांत आवश्यक है। स्वाध्याय को उच्च शिक्षा का आधार बनाया जाना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपी हुई टेक्नोलॉजी, ज्ञान विज्ञान की कलाकारी एवं निपुणता को भी अनदेखा न किया जाए। विद्यार्थी के अंदर प्रारंभ से ही नैतिक एवं भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, सहिष्णुता, संतोष, सहअस्तित्व, वयम का भाव विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंतर्निवेशित किया जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ उन्हें पढ़ाया जाए, हिडन एजेंडा होना चाहिए कि आप इसको पढ़ाइए। गुरुकुल का वातावरण प्रकृति के प्रति आदर के भाव से बच्चों को भर देता था। अब क्या है, विद्यालय के लिखा होता है एयर कंडीशनड बस है, एयर कंडीशनड क्लासरूम है, एयर कंडीशन से बच्चा निकलता है, एयर कंडीशन में चला जाता है और पूरा जीवन एयर कंडीशन बना के रखता है, और जब जीवन की कड़ी धूप में खड़ा होता है तो धाराशायी हो जाता है। हमारे बच्चों ने पूरे जीवन, भारतीय बच्चों ने जमीन में, मिट्टी में लोट पोट के बड़ा होना सीखा है, इसीलिए हृष्ट पुष्ट हैं। और कोविड-19 के समय में ये भी प्रूव हो गया कि किस प्रकार उनकी जो इम्यूनिटी है वो कितनी शक्तिशाली है, कितनी बलशाली है। इसलिए इतने विशाल देश में नज़र न लगे, इतने विशाल देश में हम उतने नहीं ग्रस्त हुए जितने और लोग ग्रस्त हो गए जो पश्चिमी अंधानुकरण से चल रहे थे, जो पश्चिम के देश हैं। इसलिए यह भी सोचा जाना चाहिए कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं, इसी से ये शरीर बना है। इसलिए 5 तत्व के बीच में कोई भी शिक्षा व्यवस्था आवरण का कार्य नहीं करनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधि शांति, वनस्पति शांति, सर्वगुण शांति, सामा शांति, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा और प्रकृति के प्रति आदर भाव से भर जाना पड़ेगा, तब काम होगा, तब भारतीय शिक्षा लौट सकती है। कोविड-19 ने हम लोग को प्रकृति की तरफ मोड़ा है, गांव की तरफ मोड़ा है, स्वदेशी की तरफ मोड़ा है, स्वदेश की तरफ मोड़ा है। मैं ये मानती हूँ कि वो बड़ी महामारी है, लेकिन उसने कहीं भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीयता को विकसित करने में मदद भी की है। ये युग LPG का युग है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और इसमें क्या हुआ है, मनुष्य जो है वो GDP केंद्रित हो गया है। ग्लोबल विलेज की बात जरूर की जाती है, पूरा ग्लोब विलेज हो गया है, लेकिन ये जो विलेज है वो ऐसा विलेज है जो भारतीय मानसिकता का विलेज नहीं है, जहाँ पर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई का वेद वाक्य नहीं चलता है, जहाँ पर ये नहीं चलता है कि एक दूसरे के बिना जीना व्यर्थ है, जहाँ पर ये नहीं चलता है कि व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि, राष्ट्र और परमेष्टि की बात, जहाँ पर सब जगह सृष्टि और परमेष्टि की बात नहीं चलती है, जहाँ एकात्म मानववाद की बात नहीं की जाती है, वह इस समय हम सब जानते हैं कि पूरी जो व्यवस्था है वो मानव केंद्रित न होकर अर्थ केंद्रित हो गई है। ये अर्थ केंद्रित व्यवस्था पश्चिमी व्यवस्था है। भारत की जो व्यवस्था है वो सर्वदा सदा से मानव केंद्रित रही है और आज भी रहेगी। मैं ये, अगर ये चाहा जाए तभी काम हो सकता है। कोविड-19, सामरिक स्थितियों, देशों के बदलते समीकरण, एक दूसरे ऐसी होड़ में फंसे हुए हैं हम, वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में, कि उसमें मानव जो है वो केवल संसाधन मात्र बन के रह गया है। इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें प्रायोरिटीज साविद्या या विमुक्तय के आधार पर तय की जाती थी। हमारी इस भारतीय शिक्षा व्यवस्था आनंद कोश की शिक्षा व्यवस्था की यात्रा थी, पंचकोशों की व्यवस्था थी। पंचकोशीय व्यवस्था में आनंदमय कोश सर्वोपरि था और वो आनंदमय कोश मानव निर्माण की प्रक्रिया का उच्चतम बिंदु था। आवश्यकता इस बात की है कि GDP जो है
उसके स्थान पर हैप्पीनेस इंडेक्स पर अधिक बल दिया जाए, मानव को केंद्र में रखकर उसके निर्माण की प्रक्रिया को, शिक्षा के स्वरूप को पुनः नियोजित किया जाए। यह दुर्भाग्य है कि हम भारतीयों से अधिक सांस्कृतिक विरासत, मूल्य, ज्ञान परंपरा के दृष्टि से कोई भी समृद्ध नहीं है। विश्व में कोई भी देश समृद्ध नहीं है। साथ ही यह भी विडंबना है कि एक षड्यंत्र का ग्रास बनकर हम अपनी स्थाति को भूल गए हैं और अपनी ही संस्कृति का उपहास करने से नहीं चूकते हैं। अब समय आ गया है कि शिक्षा इस तरह पुनर्नियोजित की जाए जो राष्ट्रभक्त, मूल्यों और परंपराओं, भूमिका, प्रतिमानों पर गर्व करने वाला, स्वयं का, समाज का, इस पूरी प्रकृति का एवं परम सत्ता का अंश बनकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय चिंतन के लिए सशक्त एवं सक्षम भारतीय का निर्माण करने में समर्थ हो। यह कार्य दुरूह नहीं है, असंभव तो एकदम नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में स्वदेश और स्वदेशी के प्रति पुनः रुझान, गांव के महत्व एवं प्रकृति के प्रति आदर के भाव का पुनर्प्रतिस्थापन हो रहा है। इसके लिए केवल प्रबल इच्छा शक्ति, धैर्य, सहिष्णुता और सदिच्छा के साथ योजना बनाकर इस लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा जा सकता है। शिक्षा के भारतीकरण के द्वारा इसे प्राणवान बनाने के लिए, घर वापसी के लिए यह आमूल चौल परिवर्तन अपरिहार्य है। और मैं अपने देश के, अपने राष्ट्र के हित में, अपने राष्ट्र के समस्त नागरिकों का यह आह्वान करती हूँ कि उसकी चिति की रक्षा करें, उसके पहचान की रक्षा करें, उसके सौंदर्य की रक्षा करें, उसके स्वाभिमान की रक्षा करें, अपने पर गर्व करना सीखें, अपने राष्ट्र पर गर्व करना सीखें, अपने राष्ट्र की चिति पर गर्व करना सीखें, उसके दैवी विराट पर गर्व करना सीखें। तब आप वस्तुतः शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पद उठा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारतीय मानसिकता के नहीं हैं, जो मैकॉले पुत्र हैं। मैं मैकॉले का नाम लेना जरा भी अच्छा नहीं समझती हूँ, मुझे बुरा लगता है उसका नाम लेना, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी मैकॉले के फिल्ट्रेशन थियरी को लेकर चल रहे हैं और वो वैसे ही हैं, कलर में हमारी तरह हैं, लेकिन सोच विचार में पश्चिमी हैं। अब एकदम समय आ गया है कि उनकी से बड़ी रेखाएं खींची जाएं और भारतीय उनको रेखाओं की दृष्टि से छोटा कर दें और अपने विराट स्वरूप का पुनः दर्शन करें और पूरे विश्व को विराट स्वरूप का दर्शन करें। और इस भाव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग का भवेत का जो स्वप्न है, जो हमारा वाक्य है, जो उस पर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ें। और मैं ये कहूँगी अंत में, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट till the desired goal is reached. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। जिस दिन मिल गया उस दिन सब मिल जाएगा, ये वेद वाक्य है। और इससे हम हमेशा, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि और मुनि सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ऊपर से सब कह रहे हैं कि भारत जो है वो अपनी अस्मिता, भारत को कोई समाप्त नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले कहा, ये इसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है, ये अमर है। बस आप धूल झाड़िए, खड़े हो जाइए, का चुप साध रहा बलवाना, ये याद रखिए और खड़े हो जाइए एक भारतीय के रूप में और गर्व कीजिए अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, 4 मिनट, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। आपने मुझे 1 घंटे के लिए और भी कमी कहा है, तो बहुत सुंदर बात, मुझे बड़ा आनंद आया आपसे आज इस तरह से संवाद स्थापित करके। और मैं जो मैंने कहा है उसका मैं अक्षरशः पालन करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कहीं इधर उधर अनजाने में इधर उधर हिल डुल गई तो फिर अपने रास्ते पर आ जाऊँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छे बने और उनको एक सुयोग्य अध्यापक प्राप्त हो, क्योंकि अध्यापकों, आपके बिना कुछ नहीं होने वाला है। आप ही ने हर काल में याज्ञवल्क्य बनकर, चाणक्य बनकर इस देश को दिशा प्रदान की है। आपके अंदर के चाणक्य के पुनर्जीवित होने का समय अब आ गया है। यद्यपि चाणक्य कभी मरा नहीं था, सोया हुआ था, लेकिन उसके पुनः जागने का समय आ गया है। इसको ध्यान रखिए। ये बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया। बहुत धन्यवाद। ठीक था।
इसको लाइव हम देख रहे थे। अच्छा बोला मैंने ना। हाँ। लाइव क्या होता है? कौन देख रहा था? दूसरे कोई देख रहे थे? हाँ मैम, लाइव में बहुत लोग देखे हैं ना। अच्छा, वो कौन लोग थे? मैंने तो देखा नहीं। चलो, लोगों ने पसंद किया, हो गया काम। अब वो खुद बताएंगे ना, कमेंट तो करेंगे ही वो। वही मैम, फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड है किसके मुश्किल से कितना ये तैयार